हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर का एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानेंगे कि उसको कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स के बारे में जाएंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स के बारे में जाएंगे? बोलो। कंजर्वेटिव फोर्स। किसके बारे में जानेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? ठीक है, तो ऐसा फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। द वर्क डन बाय सच फोर्स। किस तरह का? द वर्क डन बाय सच फोर्स। द वर्क डन बाय सच फोर्स। सच फोर्स which the work done by such force which does not depend upon path, जो कि नहीं करता, does not depend upon path, does not depend upon path, जो पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। only depends upon initial and final position। ठीक है, तो ऐसा वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय सच फोर्स, उस तरह का फोर्स, ठीक है, ऐसा वर्क डन जो कि क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है? डज नॉट डिपेंड अपन पाथ, जो कि रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता। ओनली डिपेंड्स अपन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं है। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक पॉइंट है ए, ठीक है, इस पे फोर्स लगा इधर तरफ, ठीक है, बी पॉइंट की तरफ। ठीक, तो इधर से भी वर्क डन कर सकते हैं, इधर से भी वर्क डन, सीधा सीधा। तो ये वर्क डन थ्रू पहला रास्ता, ये वर्क डन थ्रू दूसरा रास्ता, ये वर्क डन थ्रू तीसरा रास्ता। ठीक है, तो पहला रास्ता से वर्क डन को क्या लिखेंगे? ऐसे। दूसरा रास्ता से वर्क डन को ऐसे लिखेंगे, तीसरा रास्ता से वर्क डन को ऐसे लिखेंगे। तो तीनों का जो है रास्ता वर्क डन है, तीनों का सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। जैसे इसका 10 जूल आ गया तो इसका भी 10 जूल, इसका 10 जूल। ठीक है, तो रास्ते ई रास्ते से जाओ, ई रास्ते से जाओ, अगर वर्क डन सेम हो गया तो हम लोग ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इधर 10 जूल है तो इधर भी 10 जूल, इधर भी। तो हमें रास्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इधर से इधर क्यों जाना? जब इधर से इधर रास्ते पता चल गया वर्क डन इतना हुआ, तो इधर से भी वर्क डन इतना होगा, इधर से भी वर्क डन उतना होगा। अगर ये हुआ तो समझ जाना कौन सा फोर्स का बात बोल रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमें इनिशियल और फाइनल पोजिशन से मतलब है। बोलो, क्लियर है? yes. तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स को बोलते हैं जो कि रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता, जस्ट दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस तरह से। देखिए, मान लीजिए आपको यहां से यहां जाना है, बी से लेके सी पॉइंट तक जाना है, तो रास्ता इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। तो हमें रास्ते से मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। अगर वर्क डन दोनों सब तरफ से सेम हो गया तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। यानी पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों रास्तों से अगर वर्क डन सेम हुआ, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, ऐसे कुछ भी आ गया सब जगह, 10 10 10 10 15 5 5 5 5 25 25 25 25, वर्क डन अगर सेम रहा तो समझो कौन सा फोर्स हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो? जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर निर्भर करे, पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। देखो, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ का मतलब उस रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जस्ट दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, किसी से मतलब रखना। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव। तो सुविधा हो रहा है कि नहीं? इधर से इधर निकाल दिया, सब तरफ निकल गया। क्या? तो सुविधा हो रहा है कि नहीं दोनों फोर्स का? तो इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स नाम से वर्ड बनाया गया, ताकि क्या होगा कि जल्दी से जल्दी निकल सके वर्क डन। यहां से ही रास्ते से निकाल दिया तो समझ गया इधर भी वर्क डन उतना ही होगा, इधर भी। अगर क्या फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया, वर्क डन कितना होगा? एफ निकाला, एस निकाला, बस दोनों गुना कर दो, वर्क डन वही ना निकलता है। फोर्स निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना देख लो, दोनों को गुना कर दो। बोलो, क्लियर है? पूरा क्लियर है? तो हमें रास्ते से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो पहला इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना। देखा, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
ठीक है, हमें किसके ऊपर निर्भर करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा पॉइंट के ऊपर? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा पॉइंट के ऊपर? हमें दो चीज से मतलब है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। किससे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। क्या हमें किसी से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। बोलो, क्लियर है? एक एक लाइन। ठीक है, बोलो, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो वर्क डन थ्रू पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीनों रास्तों से निकालेंगे। अगर वर्क डन सेम रहा तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें सिर्फ रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता है और इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर। बोलो, समझ में आ गया? तो वर्क डन सच कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह का होता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन सा फोर्स देखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वाला देखेंगे स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। इसी को बोलते हैं क्या? स्प्रिंग फोर्स। F बराबर क्या हो गया? माइनस ऑफ के एक्स। उसको बोलेंगे क्या? स्प्रिंग फोर्स। तो पहला फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्लास 12 में अभी पढ़ना, फिलहाल 11 में नहीं है। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्क एनर्जी पावर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11। कौन सा? क्लास 11 फिजिक्स। बोलो, कोई दिक्कत? तो कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह का हो गया? पहला वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वाला स्प्रिंग फोर्स और तीसरा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे बताओ? क्लास 12 में। ठीक, क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो देखते हैं कैसे करके निकालेंगे क्या, और इसको समझते हैं। मतलब जिधर से भी वर्क डन W1, W2, W3 तीनों का जो वर्क डन होगा वो सेम आना चाहिए। तो समझ जाओ कि कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर अलग अलग आ गया तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, और देखो तो समझाते हैं। वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कौन सा फोर्स के बारे में जाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे। क्या किसके फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ एम को ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक ना? तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है नीचे तरफ mg, यहाँ एंगल थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री। बोलो, ये L इधर ना, ये A लेते हैं इधर, B इधर C। ये रखते हैं पहला रास्ता, ये रखते हैं सेकंड रास्ता। बोलो, कोई दिक्कत? तो वर्क डन A से C जो में होगा, और मतलब ये रहा तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, ये वाला रहा फाइनल पोजीशन। ये वाला इनिशियल पोजीशन, ये वाला फाइनल पोजीशन। ये वाला इनिशियल पोजीशन, ये वाला फाइनल पोजीशन। क्लियर है? तो वर्क डन जो भी होगा, हमें इनिशियल फाइनल पॉइंट से मतलब है, ए और सी से। वो इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलने गया था हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो वर्क डन होगा वो सेम करना होगा। मतलब यहां से यहां वर्क डन निकालेंगे और यहां से यहां प्लस यहां से हम वर्क डन निकालेंगे। हाँ, हमें इनिशियल पोजीशन से मतलब। तो ये वर्क डन थ्रू, ये पहला रास्ता हो गया, ये वाला दूसरा रास्ता ना। ठीक है, तो वर्क डन थ्रू पहला रास्ता से निकालेंगे। बताओ, वर्क डन थ्रू पहला रास्ता से, और कौन सा फोर्स के द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो वर्क डन थ्रू कौन सा फोर्स निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा पाथ से? पाथ 1। यहाँ 1 लिखा मतलब 1 रास्ता। कौन सा? यहां से, मतलब ए से सी। तो इस रास्ते में ये करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए वर्क डन निकालने के लिए? एफ एस cos थीटा होता है ना फॉर्मूला। तो एफ का मतलब फोर्स हो गया। फोर्स कितना हो गया? नीचे तरफ mg। और एस का मतलब कितना लंबाई है, इधर तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एल है। तो लिखेंगे, अगर यहाँ L1 मानेंगे तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? L1। इधर L2 लिखेंगे तो L2, L3 लिखेंगे तो, अगर मास में M1 होता तो नीचे कितना होता है? M1g। अगर M2 होता तो M2g, 2 होता तो 2g, 3 होता तो 3g, 4 होता तो 4g, 5 होता तो 5g। और 5g नेटवर्क वाला नहीं, वेट वाला। 6 होगा तो 6g। बोलो, क्लियर है? तो उसके अनुसार तो
वर्क डन निकालने के लिए एफ एस कॉस थीटा, देखो एफ के जगह पे ए वाला फोर्स हो गया, नीचे तरफ काम कर रहा फोर्स, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में कोई फोर्स रखा तो नीचे तरफ फोर्स काम करेगा ना जी, ठीक है, mg। और लंबा डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा l, और कॉस एंगल, एंगल मतलब f दोनों के बीच का एंगल, mg और l के बीच का एंगल, देखो mg और mg इधर है, l इधर है, तो एंगल मतलब पूरा एंगल ये वाला ना एंगल, तो ये 90 है, इधर थीटा है, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा। बोलो 90 प्लस थीटा क्यों लिखा गया, सर दोनों के बीच है। हाँ, यहाँ पे जो एंगल लिखा जाता है वो एंगल लिया जाता है जो mg और l के बीच में है, तो mg इधर नीचे तरफ काम कर रहा है ऐसे करके, और l इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब पूरा एंगल, तो यहाँ से थीटा दिया, इधर 90 दिया, तो पूरा एंगल निकालने के लिए 90 जोड़ थीटा लेना होगा ना, तब ना पूरा निकलेगा। तो cos 90 प्लस थीटा, यहाँ फॉर्मूला होता है आपको याद करके रखना होगा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये रहा माइनस mg l इधर साइन थीटा। तो पहला रास्ता से वर्क डन इतना निकला, माइनस mg l साइन थीटा। mg क्या है, नीचे तरफ फोर्स लग रहा है, ये s डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या चीज हो गया, एंगल बिटवीन mg और l, mg और l के बीच में एंगल, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा था, उसको चेंज करके ऐसे लिखा गया, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, यहां लिख के लग दो, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। बोलो यहां तक दिक्कत, ये होता है इसीलिए से हो गया। तो ये वर्क डन कौन सा रास्ता से निकाले, इस रास्ता से, अब इस रास्ते से निकालेंगे, हाँ, इधर से इधर दोनों को जोड़ देंगे, इधर रास्ता है, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो इधर से इधर जाने के लिए यहाँ पे भी मास m है, तो इधर नीचे की तरफ काम क्या करेगा mg, और ऊपर की तरफ देख लो ये l है, इधर थीटा है, तो l इंटू कोस थीटा a वाला होता है, तो l इंटू साइन थीटा इधर वाला होगा, l इंटू साइन थीटा। ये देखो इधर l है ना, और एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, तो l इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है, l इंटू कोस थीटा बेस होता है इधर वाला, ठीक। इसको थोड़ा समझो, देखो इधर ऐसा है, ऐसा है, ऐसे, अगर इधर l है, इधर थीटा दिया है, तो l इंटू साइन थीटा ई वाला होगा, और l इंटू कोस थीटा इधर वाला होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल बना रहा था इधर क्या लिखेंगे कॉस, और एंगल क्या है थीटा, और यहाँ l है तो लिखेंगे l, l1 होगा तो l1, l2 होगा तो l2, l3 होगा तो l4, l3 होगा सॉरी, ठीक है ना। अगर यहाँ l1 होता तो l1 cos थीटा नीचे वाला होता है, l1 sin थीटा ये वाला, तो हमें इधर वाला निकालना था l sin थीटा, ठीक है। तो वर्क डन थ्रू यहाँ से यहाँ जाना होगा, सेकंड से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन थ्रू सेकंड से निकालने के लिए, सेकंड पाथ से, ऐसे नहीं, ऐसे वाला ना, सेकंड पाथ से निकालने के लिए पहले ये वाला यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन होगा निकालना होगा, तो वर्क डन थ्रू a टू b प्लस वर्क डन थ्रू b टू c, देखो यहाँ से यहाँ जाना होगा पहले a टू b और b टू c, देखो वर्क डन a टू b, और वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का हम लोग जोड़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ वर्क डन यहाँ पे देख लो थोड़ा, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, एफ एस कोस थीटा, मतलब फोर्स कितना है mg हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इधर तरफ मान लो s डिस्प्लेसमेंट और इधर तरफ ना s, और कॉस एंगल, एंगल किसका है mg और s के बीच का एंगल, बोलो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 है, माइनस साइन थीटा कर रहा, यहाँ पे एंगल 90 है ना, तो कॉस 90 लिखेंगे, बीच में प्लस, समझा कि नहीं, बताओ यहाँ 90 क्यों लिखे, क्योंकि 90 एंगल है mg और s के बीच का, देखो इधर s है इधर mg है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इसीलिए वहां पे 90 डिग्री लिखा गया। आगे बढ़ो, b से c, यहाँ वर्क डन, बोलो फोर्स लगा दिए इतना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तरफ, और एंगल कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो, cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो, तो जीरो को किसी के साथ भी गुना करोगे तो ये पार्ट जीरो होगा कि नहीं, इधर देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे वर्क डन थ्रू ना, तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, प्लस mg l, ठीक है, यहाँ पे mg क्या लिखा है, mg cos 180 डिग्री ना, ठीक है। तो cos 180 डिग्री का मान होता है माइनस 1, यहाँ पे क्या था साइन थीटा था ना, l इंटू साइन थीटा था, सॉरी l था ना रे, l इंटू साइन थीटा, l इंटू साइन थीटा लिखना होगा, सॉरी, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, याद करके रखोगे,
cos 180 डिग्री का कितना होता है मान है -1, ठीक है। और cos 90 डिग्री का 0, cos 180 डिग्री का -1, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और mg L sin थीटा। ये वर्क डन कौन सा रास्ता से निकला रे? सेकेंड रास्ता से ना। तो पहला रास्ता से भी तो ये नहीं निकला था। तो वर्क डन थ्रू पहला रास्ता और वर्क डन थ्रू दूसरा रास्ता दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या था? ग्रेविटेशनल, ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ कि नहीं? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। उसका एग्जाम्पल है, मतलब ये वाला भी कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग निकाल के देखे वर्क डन दोनों तरफ सेम हो गया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल, यहाँ ए और सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। फाइनल पोजिशन ए वाला, इनिशियल ए वाला, ए से लेके सी। समझ में गया? तो सब रास्ते से वर्क डन क्या कर दिए? सेम कर दिए। समझ में गया ना? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसका वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आज तुम बोल दे रहा है, नीचे झुक गया क्या गर्दन? नहीं, बाहर है।